अच्छा जी, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है, एक एक शॉर्ट एक तरह से टॉपिक है। हमने सिर्फ कंपाइल करनी है चीज़ों को जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने कंट्रीब्यूट करनी है, तो हम खुद चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने आज मेजरली तो फैक्टर्स लीडिंग टू मुस्लिम सेपरेटिज्म के ऊपर बात करनी है, लेकिन इससे बात करने से पहले मैं आपका पिछला जो लेक्चर था उसको मैं थोड़ा सा जरा ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिबेट जो थी वो हमने लास्ट टाइम खत्म कर ली थी। ठीक है जी, जिसके अंदर हमने तीन पर्सन से जिनको हमने पॉइंट ऑफ व्यू जिनका देखा था, जिसमें सर सैयद हैं और इलामा इकबाल हैं और कायद आजम हैं। ठीक है, तो सर सैयद वाला तो आपको मैंने ऑनलाइन आपको कहा था कि आपने लेना है, और जो उससे रेलेवेंट चीज़ें थी मेरे लास्ट लेक्चर में उन्होंने डिस्कस कर ली थी। तो इलामा इकबाल और कायद आज़म जो है स्पेसिफिकली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, और मेजर जो पॉइंट ऑफ व्यू जो फ़र्क था हमने देखा कि वो एक इस नज़रिए पे था कि क्या जो इलामा इकबाल का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस्लामिक जो हमने बात की थी कि यूनिवर्सलिज्म है, मतलब इसको क्या कहते हैं उर्दू में कि मेरे जहन में नहीं आ रहा इसका लफ्ज कोई स्पेसिफिक, लेकिन इस्लाम जो है मतलब ये कोई आलमगीरियत। हाँ मतलब कि आलमगीर तो जरा कुछ और लफ्ज हो जाएगा। बहरहाल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस्लाम जो है वो होल यूनिवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब ऑन द बिगर लेवल है। ठीक है, इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म एग्जिस्ट करता है, और मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है उसको फॉलो करते हैं, ना इसके बजाय इसके के नेशनलिज्म के। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है जो कि नेशनलिज्म से रिलेटेड है वो आप बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसमें क्या है कि हम अपने नेशन के हवाले से सोचते हैं। ठीक है, जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी अगर आप सोचते हैं तो वो नेशनलिज्म में, या आप इसको कह सकते हैं कि पेट्रोटिज्म तो खैर मतलब वतन से मोहब्बत हो जाती है, तो वो भी खैर इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। लेकिन नेशनलिज्म मेरे ख्याल में प्रॉपर लफ्ज है जिसमें आप कहते हैं कि आप मुल्की एतबार से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो मेजर हमारे पास ये था कि मतलब इलामा इकबाल जो है वो ये कंसिडर करते थे कि रिलीजन जो है वो पार्ट होना चाहिए आपका पॉलिटिक्स का। ठीक है, और हमने देखा कि जो कायदे आजम जो है उनका ये मानना था कि जो नई बनने वाली स्टेट है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक बेस के ऊपर बने, और मतलब सेकुलर प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाई जाए। ठीक है, लेकिन अ, मतलब ये एक थोड़ा सा मेजर इनका फर्क था। और दूसरा हमने बात की थी कि जो जितने भी मसले मसाइल थे मुसलमानों से रिलेटेड बरसगीर इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उसमें इलामा इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसका हल ये है कि आप जो हम आपके नॉर्थ वेस्टर्न जो एरियाज हैं, एरियाज जहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, उनको आप सेपरेट कर दें और उनको उनकी इंडिपेंडेंस दे दें। एक हद तक कह लें कि प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो दे दें। ठीक है, तो उससे जो मुसलमानों के मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कायदे आजम जो है इनिशियली वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे थे कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं उनके अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटी रह रही है, ठीक है, उनके राइट्स जो हैं वो लिए जाएं। और उन्होंने इनिशियली काम जो है वो आपका मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर किया कि कोई रिकन्सिलिएशन, कोई मफाहमत जो है उसके ऊपर चीज़ों को लेके आया जा सके, कोई कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सके कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की। तो लेकिन ये जो है ये चीज़ें नाकाम रही, और फिर हमने देखा कि 23 मार्च 1940 को जो आपका करारदाद जो है पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे जो है उसके ऊपर उन्होंने जो इलामा इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एंडोर्स किया, उसको अडॉप्ट किया एज अ पॉलिटिकल
आइडियोलॉजी और एज अ पॉलिटिकल मोटिव ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है। तो उनका जारी बात है, वो फिर चीज़ें हमने स्पेसिफिकली ये देखनी है कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको इस चीज़ के ऊपर ले आई कि भाई हमने जो है अलहदा मुल्क ही हासिल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अभी हमारा टॉपिक भी जो है कि मुस्लिम सेपरेटिज्म जो है कि भाई हमने हमें अलहदगी चाहिए, हम यहाँ पे गुजारा नहीं कर सके। तो ये किस वजह से है जो हमें यहाँ पे कायदे आज़म ने भी बाद में इसको अडॉप्ट किया, और जो इलामा इकबाल हैं इनका तो असल शुरू से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है। मतलब कि हमें इन एरियाज को अलहदा करें जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, और वहाँ पे जो है ये मुस्लिम रूल जो है वो होना चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे आई गेस, हमने वो इलामा इकबाल के शेर भी डिस्कस किए थे, कायदे आज़म की स्पीचेस भी डिस्कस की थी, लेकिन मेरा ख्याल है मेजर जो कह लेंगे समरी थी वो इन्हीं पॉइंट्स से रेलेवेंट थी। तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, होप कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो ये मैं जस्ट बैकग्राउंड आपको देना चाह रहा था, क्योंकि इसके एंड पे मतलब हमने अब आज जो है हमने डिस्कस करना है कि मुस्लिम सेपरेटिज्म जो है मतलब मुस्लिम अलहदगी के क्या वजूहात थी। ठीक है। फैक्टर्स क्या थे, वजूहात क्या थी जो अलहदगी का बाइस बने हैं। ठीक है। तो आप मुझे लिखवाएं जी, आप बारी बारी कंट्रीब्यूट करें। सबने पढ़ी हुई है मुताला पाकिस्तान, क्या वो वजूहात थी या किस बेस के ऊपर हम कहते थे कि हमें जो है अलहदा मुल्क चाहिए। ठीक है जी, बताएं क्यों चाहिए मुल्क आपको अलहदा। जी ऐड करते हैं पॉइंट। सर जी वो लहदा मुस्लिम लहदा अपना वतन डिमांड करते थे कि वो अपनी इबादत अपने अंदाज में कर सके, हिंदू उनको तंग ना करे। हाँ, और तो आप इसको कह सकते हैं कि रिलीजियस डिफरेंसेस थे। ठीक है। मैं इसको पहले हाँ अभी मोटे मोटे हम लिख लेते हैं, फिर हम अलहदा से डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे डिफरेंसेस थे क्या। ठीक है। अच्छा, एक तो मेजर पॉइंट आपने बता दिया कि रिलीजियस डिफरेंसेस थे। हिंदू का रिलीजन जारी बात है, हिंदुइज्म और है और मुस्लिम्स जो है वो और है। और पॉइंट और क्या सर वजह है? हमारा रहन सहन रस्म और रिवाज उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। ठीक है। तो रस्म और रिवाज को आप कह लें जी कि कल्चरल जो आते हैं, कल्चर कह लें या एंड ट्रेडिशन जो है हमारे, वो फर्क है। और हमारी जुबान का तनाज़ा भी था उनके साथ, उर्दू हिंदी तनाज़ा। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब जबान के तनाजे को। सर नहीं, ये मेरे ख्याल है लैंग्वेज। उसमें सर सैयद के लेक्चर में मैंने इसको कवर किया था, उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट जो था। ठीक है। क्योंकि उर्दू जो है वो 1867 में। जाहिर बात है मुस्लिम इरा में जो है लगी है, मुस्लिम दौर के अंदर, क्योंकि मुगलिया जो हुकूमत है उसको स्पेसिफिकली जो है मुस्लिम्स के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है। तो वो एक मुस्लिम आइडेंटिटी की चीज बन गई थी उर्दू जुबान जो, हालांकि उर्दू हिंदी आप देखते हैं एक ही है, लेकिन मेजर जो इनका वो है कॉन्फ्लिक्ट है वो रिटन स्क्रिप्ट का है। ठीक है। तो वो अभी बात करते हैं बाद में। खैर, तो और बताएं जी, और क्या था। सर मुस्लिम राइट्स नहीं, मुस्लिम्स को मतलब सब कंट्री में मुसलमानों को अपने राइट्स कंप्लीट नहीं मिल राइट्स रहे नहीं थे। मिल रहे थे। कौन से राइट्स, मतलब देखें अगर ये सर रिलीजियस उनकी डिफरेंसेस। इबादत। उन्हें नहीं, हैं। रिलीजियस के अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि जंग आज़ादी के बाद उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं दी जाती थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। अच्छा, तो इश्यूज, क्या लिखें इसको। सोशल इश्यूज। आप कह रहे हैं बेसिक राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, या इसको कह लें कि मुस्लिम्स वर माइनॉरिटी। ये लिखूं तो ये मेरे ख्याल है इसको कवर करता है यस कि सर। वो यस। माइनॉरिटी थे, तो जारी बात है वो मेजोरिटी के अंदर इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। तो या इसको चलें दोबारा एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि बेसिक राइट्स जो है वो उनको नहीं मिल पा रहे थे उधर। ठीक है। और कोई पॉइंट। एजुकेशनल डिफरेंसेस। ठीक है जी, एजुकेशनल डिफरेंसेस भी हैं। सर और ये तो फिर बेसिक राइट्स में नहीं आ जाएगा जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस में। नहीं नहीं, बेसिक राइट्स जो हैं, तो एजुकेशनल डिफरेंस ये सारा कुछ इसी में नहीं आ जाएगा।
हाँ, उसमें भी आ सकता है। चलें बेसिक राइट्स को हम इसको ले लेते हैं कि हमारे इसको कह लें कि आप सिविक राइट्स जो हैं जिसके अंदर आपके पार्टिसिपेशन के राइट्स जो हैं और नौकरी वगैरह के राइट्स जो हैं, ठीक है, जॉब वगैरह से रिलेटेड राइट्स इसको कर लेते हैं और एजुकेशन को अलग ले लेते हैं। ठीक है जी, एजुकेशनल डिफरेंसेस हैं और भी कोई डिफरेंस है? सोशल वैल्यूज के अंदर इकोनॉमिक कोई डिफरेंस? डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस और कोई ऐसा कोई इवेंट, जिस तरह ये एक मेरा ख्याल है उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये तो मतलब एक इवेंट को इंडिकेट करता है, तो मतलब ऐसा इवेंट जिसके बाद हमें मतलब इनके अंदर डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ गए और मतलब ये चीजें बढ़ी कि हमने अलहदा मुल्क हासिल करना। तो कोई और ऐसा इवेंट आपके जहन में आता है? Freedom. Partition of Bengal. हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने अच्छा हाईलाइट किया जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसने भी मुस्लिम एजिटेशन जो है उसको बढ़ाया, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस कर लेंगे। और ऐसे तो फिर वो जो जब तकसीम हुई थी तो कश्मीर का जो हिस्सा इलीगली तौर पे इंडिया को दिया गया था, वो भी एक इशू था, डिवीजन ऑफ कश्मीर। डिवीजन ऑफ कश्मीर कब की बात कर रहे हैं आप? यस सर। डिवीजन ऑफ कश्मीर किस टाइम? ये हम मुस्लिम सेपरेटिज्म की वजूहत डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अगर आफ्टर सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो हम नहीं करेंगे, इसमें उसको कवर नहीं करेंगे। मतलब क्या वजूहत थी जिसकी बेस पे मुसलमान ये कहते थे या उन्होंने ये कहा कि हमें अलग मुल्क चाहिए, तो वो तो मेरे ख्याल सेपरेट होने के बाद हमारा कश्मीर वाला इशू जरा ज्यादा बन गया जी। और कोई पॉइंट किसी का, कोई चीज रह गई हो? फेवरेटिज्म। Political injustice. प्रैक्टिकल इनजस्टिस में क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोट करना चाहें? सर पॉलिटिकल इंजस्टिस में कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़ी थी ना, इसलिए छोड़ी थी कि वो हिंदू के लिए सिर्फ बोलती थी, मुसलमानों के हक के लिए नहीं बोलती थी। चलें इसको पॉलिटिकल इश्यूज कह लेते हैं फिर। चलें मैं इसको फिलहाल, हाँ जी 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 बोलो। हिंदू नेशनलिज्म। हाँ, हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। सही है। चले मेरे ख्याल है काफी पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, इसको मैं पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर अगर कोई और रह गया हुआ तो उसको कर लेंगे। ठीक है जी। हिंदू पहले तो रिलीजियस डिफरेंसेस बताएं मुझे क्या हैं। ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस हमने कहा, मैं मतलब आपसे कुछ इंडिकेट करूं तो मेजर डिफरेंसेस जो हैं, एक मिनट, सर सबसे बड़ा तो गाय वाला है, वो उसकी पूजा करते हैं और हम उन्हें कुर्बानी करते हैं उसकी। एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए सबसे मेजर डिफरेंस, मेरे पास ये टर्म मेरे जहन में नहीं आ रही थी तो वो अब आ गई है। इसको कहते हैं जी मोनोथीइज्म। ठीक है जी। और एक चीज होती है पॉलीथीइज्म। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, मोनोथीइज्म जो है जितने भी आपके इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है, जो हम जितने भी मतलब के इब्राहिम रिलेटेड या जिस तरह हमारे इब्राहिम रिलेटेड रिलीजन जितने हैं, ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, तो ये सारे जितने भी हैं इब्राहिमिक रिलीजन जितने भी हैं, ये मोनोथीइज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, मतलब कि एक खुदा के मानने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह इस्लाम का और अगर आप हिंदुइज्म का स्पेसिफिकली डिफरेंस अगर आप बात करेंगे तो मेजर डिफरेंस तो पहले यही आता है कि हम एक खुदा को मानते हैं और वो जो है मल्टीपल खुदा जो है उनके हैं। ठीक है, उसको आप कहते हैं कि पॉलीथीइज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, मतलब कि पॉली मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपको कि बहुत ज्यादा। ठीक है, मल्टीपल आप कह लें कि डाइटीज हैं या मल्टीपल उनके खुदा हैं। ठीक है, मेजर मेजर डिफरेंस तो आपका यही आ जाता है। Yes, और sir. क्या है, मतलब आप इसकी वजह से अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखें
रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे पास इस तरह प्रेयर्स हैं, नमाजें हम पढ़ते हैं, हज रोज़ा ज़कात है, उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है? वो सिर्फ बुतों को पूछते हैं। हाँ, तो मतलब मल्टीपल उनके कह लें कि आइडल्स जो हैं उनको पूछते हैं, और और वर्शिप मुझे खुद आइडल्स, इनकी है। वर्शिप आइडल्स। हाँ, वर्शिप करते हैं आइडल्स को, और उनकी कोई रसूमात जो हैं, जैसे वो एक तो ये है कि वो जो गंगा में नहाते हैं, ठीक है। तो और मुझे नहीं आइडिया कि क्या इनकी रिलीजियस रसूमात है, लेकिन वो जाहिर बात है हमारी रसूमात से डिफरेंट है। और तो सर रिलीजियस डिफरेंसेस। जी। सर हिंदू कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जबकि मुस्लिम्स जो हैं वो इनइक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते। हाँ, तो वो भी है, हाँ, सही कह रही हैं। इनके कास्ट सिस्टम जो है ये भी रिलीजियस उसमें आ जाएगा कि मतलब इस्लाम जो है वो बिलीव करता है, जो हम वो कहते हैं किसी आपका जो एड्रेस भी था आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का, उसमें भी यस ये सर, चीज मेंशन थी कि तकवा में, जी। तकवा में बिलीव करता है इस्लाम, और ये लोग जो हैं वो अभी तक जात पात में बिलीव करते हैं। हाँ, तो मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली कोट करूँ तो इसका आपको रेफरेंस जो मेरे जहन में आ रहा है वो आपका प्रॉफिट का जो वो एड्रेस है ना, खुतबा हज्जतुल विदा जो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने वो जो हम अक्सर कोट करते हैं कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, मतलब बजाय इसके तकवे के, ठीक है। तो वो है कि मतलब जो एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। तो ये हाईलाइट किया है इन्होंने। ये भी हमारे पास रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी इसको लिख लेते हैं। और वहां पे जब क्या आप देखते हैं कि कास्ट सिस्टम्स हैं, और ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ज्यादा उनको समझा जाता है कि मतलब बहुत हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट कास्ट के हैं। और जो लास्ट वाले हैं उनको क्या कहते हैं? शुगर। हाँ, शूदर उनको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ये टर्म आप अक्सर देखते हैं कि भी वो लोगों को शूदर शूदर कहते हैं, तो वो उसको जाहिर बात है डिग्रेड करने के मायनों में यूज होता है, ठीक है। तो मतलब इवन कॉन्सेप्ट पाया जाता है इसके बीच में, मेरे ख्याल है फिर वो है वैष्णवास और दो तीन कास्ट और। ये तो बहरहाल बरहमन ये कंसिडर किया खश्तरी, जाता है कि अगर आपने इस शूदर किसी को छू भी दिया है तो मतलब आपने जो है ना वो मतलब आप पाक नहीं रह गए अब। तो इस तरह के सर बिलीव्स भी हैं, और मतलब ये हिंदुइज्म में आपस तो, में मैरी नहीं कर सकते। जी। हिंदुइज्म में तो मैं मतलब हमने जो मुतालिम पढ़ा था कि उस टाइम 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे हाईएस्ट हाँ, ब्राह्मण से, ब्राह्मण खत्रीज हैं, और मेरे ख्याल है और विष्णुज हैं और शूद्र हैं। तो वो बारह कास्ट सिस्टम जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने कुछ लिख दिए हैं। लेकिन आपके जो है इस्लाम जो है स्पेसिफिकली वो नहीं है, उसमें ऐसे कास्ट सिस्टम नहीं है। चलें, और इसकी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल है रिलीजियस डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल्चर में बता दें जी क्या है, क्या लिखें कि सर हमें पता लगे। सर कल्चर में सर हमारे मुस्लिम यहाँ ईद होती है, उनके वहाँ होली होती है। ऐसे मतलब जो फंक्शन हमारे जो हैं, रिवायात, ठीक है यही जी, हमारे है। पास इवेंट्स जो हैं ईद के हैं, उधर क्या है, होली है, सर और हमारे पास जैसे रमजान है सर, ये भी हमारा एक कल्चर है, एक रिवायत है हमारी। ठीक है। अगर और मैरिज की बात करें, ठीक है, तो आप देखते हैं कि उनके मैरिज के ट्रेडिशंस जो हैं वो और हैं, हम जरा और तरह करते हैं, ठीक है। वो जो चक्कर चक्कर निकालते हैं और इस तरह फेरे, का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो तो 7 वो है। फेरे लगाते हैं। हाँ, तो हमारे पास उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हम मतलब निकाह और इन द नेम ऑफ अल्लाह जो है हर चीज़ को करना पसंद करते हैं। और कोई कल्चरल या ट्रेडिशनल कोई पॉइंट अगर किसी के जहन में हो? सर मुस्लिम्स buried their dead ones while Hindus burned them. हाँ, तो मतलब कि जो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो, एक तो इन्होंने जिस तरह बात की कि वो उसको, मेरे ख्याल है इसको कहते हैं कि क्रीमेट करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। और हम जो है उसको बरी करते हैं, ठीक है। तो जो आपके आफ्टर लाइफ सेरिमोनियल जो एक्टिविटीज हैं,
उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। वो चला देते हैं जैसा उन्होंने बात की, हम उनको बरी करते हैं और उसके लिए जाहिर बात है उसकी मगफरत के लिए दुआएं वगैरह करते हैं। और लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इनका फर्क है, जाहिर बात है। बेशक बल्कि रिलीजियस आपके इसमें आ सकता है ये कि वो जो है इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपकी जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे अच्छे हैं तो जो अगली फॉर्म आपको मिलेगी वो एक अच्छी होगी। अगर आप यहाँ पे मतलब बुरी जिंदगी गुजारी है या किसी के राइट्स आपने मतलब नहीं दिए या जुल्म वगैरह किया है, तो आपकी जो अगली जिंदगी होगी उसमें आप मतलब इस फॉर्म में होंगे जो कि एक अच्छी नहीं होगी। हो सकता है आप किसी एनिमल की फॉर्म में हो या किसी ऐसी सर वो चीज के फॉर्म में हो, ये लेकिन भी अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर वो है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर बंदे को मतलब जो बिलीफ इन आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डे ऑफ जजमेंट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कि हर बंदे का हिसाब जो है उसका होगा। जो कोई किसी के साथ अच्छा करता है उसको उसके हिसाब से उसका अजर मिलेगा, जो कोई बुरा करेगा उसको उसके हिसाब से उसका। तो ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों का ये भी सर डिफरेंट है। वो उसमें भी शायद वो 7 जन्म में और ऐसी कोई वो उसमें बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लाइफ आफ्टर डेथ है और ये एक दुनियावी जिंदगी है। हाँ तो ये इनमें है डिफरेंस, ठीक है। तो मैं मुझे एग्जैक्ट तो मैं उनका कोड नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे आइडिया है वो आपको बता रहा हूँ। और कोई कल्चर या ट्रेडिशन की कोई वैल्यू मुझे बताएं, अगर कोई है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ट्रेडिशंस या कल्चर, हिंदी ड्रामे तो आप बहुत लोग देखते होंगे है ना, इंडिया के। हाँ तो मैं तो देखता नहीं, इस वजह से मैं आपको कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। चलें, बहरहाल आगे चलते हैं फिर। उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट का जी आपको मैंने बताया था, ये स्पेसिफिकली जो था उससे रेलेवेंट था 1860s के अंदर। एक तो ये आया है स्पेसिफिकली जब सर हमने बात की थी 1857 की आज़ादी के बाद जो है उसके 1867 में अंदर। नहीं स्टार्ट हुआ था उर्दू हिंदी जी जी, तनाज़ा? 1867 में। मैं मतलब सदी वो लिख रहा हूँ, डेकेड ना। एटीन ओके। सिक्सटीज के अंदर है स्पेसिफिकली, और ये 1930s जो है इसके अंदर ये है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस टाइम जो है वो इनको फिर सर सैयद ने जो है अपनी जो साइंटिफिक सोसाइटीज और वो चीजें बना के इसको कोप अप किया है। और यहाँ पे जो है फिर इसको पॉलिटिकल मूवमेंट में जो है मुस्लिम लीग ने फिर यूज किया है कि भाई ये जो भी कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। तो इसको तो हम अभी नीचे जो है वो दोबारा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कांग्रेस राज के बाद जो जो कुछ हुआ है या कांग्रेस राज ने जो कुछ किया है उसको तो हम डिस्कस कर लेंगे। हाल उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट का जो मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया, मेजर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उर्दू हालांकि जो है अगर आप देखें तो बहुत सारे हिंदू राइटर्स जो हैं और फेमस हिंदू राइटर्स उनकी आपको तसानीफ जो है वो उर्दू में मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि उर्दू को एक आइडेंटिटी मिल चुकी थी मुगलिया हुकूमत से, ठीक है, तो मुगल कोर्ट्स के अंदर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर चीज में उर्दू जो है उसको यूज किया जाता था। और मुगल्स जो है वो जारी बात है मुस्लिम एम्पायर के तौर पे उसको लिया जाता था। तो मतलब उर्दू एक हद से हालांकि ब्रिटिश इंडिया की सबकी जुबान थी, लेकिन उसको मंसूब कर दिया गया जो है मुसलमानों के साथ, ठीक है। तो फिर ये जो है उनका उन्होंने कहा थी कि आपने इसको एक तो मेरा ख्याल है उनका जो स्क्रिप्ट है उसको आप देवानगरी स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो हमारा है हम उसको कुरानिक स्क्रिप्ट में कह लें या पर्शियन स्क्रिप्ट में जो है उसको लिखते हैं। ये तो ये फर्क है। हालांकि आप देख के बोलने में कुछ लफ्ज का डिफरेंस जरूर है, लेकिन बोलने में सुनने में वो चीजें जो है एक जैसी हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये कोशिश की कि जो चीज भी मुस्लिम आइडेंटिटी से रेलेवेंट है उसको जो है वो खत्म किया जा सके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी जो है, ठीक है, तो ये भी एक चीज थी कि जो इसको अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूं तो ये आ जाएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मसला था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि देखें, अगर जब जहाँ पे जिस तरह अभी हम पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि हिंदू सीट्स जो हैं वो अलहदा होती हैं, या मिनॉरिटी की सीट्स जो हैं वो अलहदा होती हैं, ठीक है। उसमें क्रिश्चियंस अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो मिनॉरिटी कम्युनिटी की सीट्स होती हैं वो इसीलिए कि उसके ऊपर
उन्हीं वो जो बंदे उस मिनोरिटी कम्युनिटी से रेलेवेंट हैं वही सिर्फ वोट देते हैं, ठीक है। अगर इनको सेपरेट ना किया जाए तो जाहिर बात है जो मेजोरिटी है वही हमेशा जीतेंगे, ठीक है। मिनोरिटी का बंदा खड़ा भी होगा तो उसको कोई वोट नहीं देगा, अगर उसको सारे भी वोट देंगे तो फिर भी वो इलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही मिनोरिटी में है, ठीक है। तो वो कभी भी मेजोरिटी वाले से तो वो जीत ही नहीं सकते, कि उनके बंदे ही थोड़े हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये मुस्लिम लीग की मतलब एक हद से पहली जो है आपकी डिमांड थी, ठीक है। तो और जो है कांग्रेस जो है ये स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो हिंदूज जो हैं वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, या मतलब कि अलहदा मिनॉरिटीज को अलहदा सीटें दी जाएं। तो ये चीज़ भी जो है ये कह लें कि इस चीज़ को मतलब उन्होंने उभारा कि मतलब मुसलमानों में कि भाई अगर की सीट्स अलहदा होंगी तो जाहिर बात है वो हुकूमत में या पॉलिटिक्स के अंदर आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस है वो स्पेसिफिकली जो हिंदूज थे उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मतलब जो जीत सकता है, जो जिसके बाद मेजोरिटी आती है वो आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक मेजर कॉन्सेप्ट था। और दूसरा आप इसको ये भी ले सकते हैं कि मुस्लिम जो है वो चाहते थे कि वो अपनी मिनॉरिटी को जो है वो उसमें कन्वर्ट कर सके मेजोरिटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर वो मेजोरिटी होंगे तो तभी वो जो है वो अब मतलब खुद से अपने काम सारे कर सकेंगे, ठीक है। तो वो जो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि आप इन एरियाज को सेपरेट कर दें, उनको इंडिपेंडेंस दें, तो वो इसीलिए था कि वो ये चाहते थे कि अगर हम कलेक्टिव रहेंगे तो हम एज अ मिनॉरिटी ही रहेंगे, लेकिन अगर हमें ये इस तरह सेपरेट कर देंगे तो हम जो है मेजोरिटी बन जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, तो आगे चलते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन? अच्छा, सिविक जॉब राइट्स में जिस तरह अभी इन्होंने बात भी की थी आप में से किसी ने कि भाई जो है जॉब्स में जिस तरह हमने 1857 के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें भी डिस्कस किया था कि जॉब्स जो हैं वो स्पेसिफिकली क्योंकि एक तो पढ़ा लिखा तबका भी नहीं था, ठीक है। और उसमें उनको फिर जाहिर बात है शामिल नहीं किया जाता था। इसी तरह सिविल सर्विस जो है, अब उसका एग्जाम जो है उसके अंदर एक तो पहली बात तो ये है कि उसमें इतने को पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं मुसलमानों के जो कि इस्लाम में क्वालिफाई कर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और ऐसी पोजीशंस पे जा सकें जो कि कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज या पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पोस्ट हैं। तो इस लिहाज से भी जो है वो मुसलमान जो हैं कह लें कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस की वजह से जो है वो पीछे रह रहे थे, ठीक है। इसी वजह से वो चाह रहे थे कि भी आप जो है हमें सेपरेट ही करें, अदरवाइज जो है ये हमारी इंक्लूजन है इन सब के अंदर वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एजुकेशनल डिफरेंसेस जो हैं इसके अंदर अगर आप देखें तो इस्लामिक एजुकेशन जो है या दीनी तालीम जो है जिसको आप कहते हैं, तो वो जो है मुस्लिम्स का फोकस ज्यादा जो कि वो नहीं चाह रहे थे, ठीक है। इसी तरह अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि फिर जब कांग्रेस राज जब आया है तो उन्होंने ऐसी चीजें इंक्लूड की कि मतलब इस्लामिक एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको मतलब खतरा हुआ था। मतलब अगर इसको स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो जिस तरह हम अगर कोई एजुकेशन लेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सहाबा कराम को स्टडी करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट की लाइफ को देखेंगे, उनकी सुन्ना को देखेंगे। तो इसी तरह जब अगर आप हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनके जो आइडियल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे आइडियल्स सहाबा इकराम है, प्रॉफिट हैं, उनकी लाइफ है, तो उनके आइडियल्स जो हैं वो जाहिर बात है उनके अपने जो जिस तरह वो हैं कि राम है और जो भी उनके अपने जो डाइटीज हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है। तो वो एक मेजर डिफरेंस जो है वो कॉज करता है। तो उन्होंने फिर वो ऐसी एजुकेशनल स्कीम्स जो हैं वो मुतारिफ करवाई जो मैं नीचे बाद में डिस्कस करूंगा, जो कि ये जो मतलब कि उसमें जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आइडेंटिटी देता था आपको मुस्लिम होने की या मुसलमानों से जुड़ा होने की, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसको ख़त्म किया जाए और उनके अंदर ये उभारा जाए, उनके अंदर ये जज्बात उभारे जाए कि आप इंडियन हैं, ठीक है। आप इंडियन हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आप मुसलमान हैं, पहले आप ये सोचें कि आप पहले इंडियन।
ठीक है जी, सोशल डिफरेंसेस का बताएं मुझे, सोशल डिफरेंसेस क्या होंगे? सर उनके क्लॉथिंग, फूड, ठीक सैल्यूटेशंस, है। क्लॉथिंग, फूड और सैल्यूटेशंस। हाँ वो भी कह रही हैं आप। ठीक है जी, क्लॉथिंग के अंदर आपको पता है कि हमारे जरा और तरह के लिबास पहने जाते हैं, या जिसको कह लें कि यही समझा जाता है वो और हैं। खाने में भी अगर आप देखें तो हम जो है वो पोर्क जो है, जो सुअर का गोश्त है, वो हम नहीं खाते। और वहां पे अगर आप देखें तो वो जो आपका बड़ा गोश्त है या जो गाय का गोश्त है वो नहीं खाते। ठीक है, इसी तरह जो हम ग्रीटिंग्स करते हैं या सैल्यूटेशंस जो हैं, वो फर्क है। वो मतलब हाथ जोड़ के वो जो क्या कहते हैं वो, राम राम। नमस्ते। हाँ नमस्ते। ठीक है, तो वो नमस्ते या राम जो भी वो कहते हैं, तो उसका फर्क है। हम जो है ग्रीटिंग्स जो है वो प्रॉपर मतलब तुम पर सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम कह के कहते हैं। तो इस तरह के सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो भी सारी बात एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आ जाए जी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये भी ये 1905 में ये हुई थी पार्टीशन। और ये मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मुसलमानों के कहने पे तो नहीं हुई थी। उनका जो लॉर्ड कुर्जोन जो था, जो कि उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है इसको डिसीजन लिया था कि इनको जो है ना दो, जो बंगाल जो है टोटल वो बहुत बड़ा था, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इजीली हैंडल कर सकें। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हैं कि साउथ पंजाब का जो इशू बना हुआ है, अब वो क्या कहते हैं कि साउथ पंजाब में जी महरूमिया है, ये है वो है। तो अगर इसको आप दो टुकड़े कर दें, पंजाब के एक को साउथ कह दें, तो उससे ये होगा कि अगर सारा सेक्रेटेरिएट और हर चीज इनकी यहाँ पे होगी तो इनको ज्यादा फोर्स मिल सकेगा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी हो सकेगी। तो इसी तर्ज के ऊपर जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की गई थी। ठीक है, तो लेकिन अब उसके एक पार्ट के अंदर जो है वो जारी बात है, जो आज आप देखते हैं कि वो बांग्लादेश है, उसके अंदर जारी बात है मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में थे। तो वो मेजोरिटी उनका रूल आना शुरू हो गया, और वो जो हिंदू जो स्पेसिफिक कम्युनिटी थी जो कि पहले मेजोरिटी वील्ड कर रहे थे, वो जारी बात है माइनॉरिटी में चले गए। तो उनको ये चीजें बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अपना एहतजाज जो है वो किया और बायकॉट शुरू कर दिया स्पेसिफिकली मतलब इंग्लिश चीजों का। ठीक है, तो फिर जो है ये 1911 के अंदर जो है ये पार्टीशन जो है वो उसको वापस ले लिया गया, उसको यानी कि कंबाइन कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी उन्होंने इस चीज को मतलब बयां किया कि जो कोई भी ऐसा डिसीजन जो है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी शक लिया गया हो, जिसमें इन द एंड फायदा हो रहा हो मुसलमानों का, तो वो भी जो है वो दूसरी पार्टी जो हिंदूज हैं वो स्पेसिफिकली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये भी लेट्स से कि एक हद से ये मतलब एक तरह से आपकी एक एक फैक्टर था सेपरेटिज्म जिसने कॉज किया। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर था उसके अंदर। पॉलिटिकल इश्यूज में देखें जी, आपका मेजर तो ये था कि रिप्रेजेंटेशन की जिस तरह मैंने बात की वो नहीं थी। ठीक है, और जो इस तरह कांग्रेस राज जो आया है 1937 के अंदर से लेके 1939 के अंदर, उसके अंदर भी जो है ये काफी हद तक क्लियर हो गई कि पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, और वो सर के इस कांग्रेस जो है, हाँ जी जी सर बोलो। इस सर इसमें इवोल्यूशन ऑफ टू नेशंस थ्योरी आ सकता है? पॉलिटिकल इश्यूज में जी। मतलब एवोल्यूशन क्या, आप उसको मतलब जरा एक्सप्लेन करें अगर आप। सर जो टू नेशन थ्योरी थी कि मुसलमान और हिंदू टोटली डिफरेंट हैं, उनकी कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज। हम्म। तो वो देखें, अभी हमने ऊपर ये अलग-अलग उन सबको डिस्कस कर लिया। सर ये पॉलिटिकल इश्यूज ये तो होंगे। देखिए पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं और आप उस
जगह की या उस रीजन की उस फॉर्म में आ जाते हैं जिसको हमने, मेरे ख्याल मैंने पता नहीं जिसके साथ शायद नहीं किया, जो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, जो कि कानून साजी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर पॉलिटिकल इश्यूज इस तरह के होते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज हैं। ठीक है, जैसे ये भी पार्टीशन ऑफ बंगाल है। ठीक है, अब इसके अंदर मेजोरिटी माइनॉरिटी का जो इशू है ये पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, इसी तरह जो पॉलिटिकल इशू, जिस तरह आपका जो खिलाफत मूवमेंट का जो इशू था वो एक पॉलिटिकल इशू था, कि हम ये चाह रहे थे कि मुसलमान ये चाह रहे थे कि वो सपोर्ट करें, जो कि सल्तनत उस्मानिया जो थी उसको सपोर्ट करें, कि उसको आप डिसइंटीग्रेट ना करें, उसको ख़त्म ना करें। ठीक है, अब अगर इनके पास कोई मतलब पॉलिटिकली ये इतने स्ट्रांग होते कि अपना को पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते। ठीक है, तो लेकिन ये था कि ये कांग्रेस के ऊपर इनका इन्हिसार था, क्योंकि उस टाइम जारी बात है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो, उसको इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हासिल नहीं था, उसको इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हासिल नहीं थी। तो ये बेसिकली इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज थे, रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज थे। ठीक है, लेजिस्लेशन जारी बात है आप तभी कर सकेंगे अगर आप इलेक्टेड होंगे। ठीक है, कानून साजी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो कानून साजी जब आप कर सकेंगे तो जारी बात आप ऐसे कानून पास करेंगे जो कि आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके लोगों के लिए बेहतर होंगे। ठीक है जी, नेशनलिज्म जो है वो, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये ज़्यादातर उससे लिया जाता है कि जो गांधी है उसने ये स्पेसिफिकली जो है इसको मुतारिफ करवाया था, और हमारे जिले जो है ये मतलब इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से डिमांड आई थी कि हमें जो है इंडिपेंडेंस दी जाए। ठीक है, तो हमने फिर उसको मोल्ड किया कि यार अच्छा, इंडिपेंडेंस तो आपने देनी है तो कम से कम हमें तो अलहदा करते जाए, हम जरूर इनके अंदर सारी जिंदगी गुजारनी है हमने। ठीक है, तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, जो मतलब कि आप एक इंडियन आइडेंटिटी जो है आपकी, कि आप इंडियन हैं। ठीक है, सबसे पहले आप, तो ये जो है ये हिंदू नेशनलिज्म से रेलेवेंट चीजें हैं। तो इसके अंदर फिर इन्होंने वो बहुत सी स्कीम्स हैं, जो अभी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा हिंदू नेशनलिज्म से रिलेटेड, जो कि जिस तरह वारधा स्कीम थी, इसी का दूसरा नाम जो है वो अ, विद्या मंदिर स्कीम जो है। ठीक है, मतलब ये एजुकेशनल स्कीम्स थी जो कि ये आपकी इंडियन आइडेंटिटी जो है वो आप उधर के लोगों में लेके आना चाह रही थी। ठीक है, तो ये एक है इसके अंदर। और जिस तरह बाकी जो आप देखते हैं कि जो आरएसएस जो है, ठीक है, जो कि क्या है, क्या इसको कहते हैं, राष्ट्रीय सवायाम सविक ये मुझे पता नहीं, मैंने अब इसको ठीक लिखा नहीं लिखा। ठीक है, जो आरएसएस जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, जो कि जो कि उसके ऊपर यकीन रखती है, क्या एक वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक ये उससे रिलेटेड, चलो मेरे जहन में आता है तो मैं बताता हूँ। तो ये इस तरह की पार्टीज जो है हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं कि मतलब हिंदुइज्म जो है ये पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो होना चाहिए। तो वो चीजें जो है वो कि जाहिर बात है वो मुस्लिम जो एग्जिस्टेंस है उनके खिलाफ थी, कि भाई इनको जो है खत्म किया जाए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये लैंड जो है ये स्पेसिफिकली जो है हमारी है। ठीक है जी, ये कुछ मेजर मेजर चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जो बात है वो मेन जो बाकी है वो ये है कि जिस तरह हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि 1930 के अंदर जो है इलामा इकबाल ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि आप इसको एक अलहदा स्टेट जो है वो कर लें, जबकि मुस्लिम लीग ने जो है या स्पेसिफिकली कायद आजम ने इसको 1940 के अंदर एंडोर्स किया था। ठीक है, तो ये चेंज जो है ये स्पेसिफिकली आया है आपका 1937 से, जो 1939 का रूल जो है, जो कांग्रेस राज जिसको आप कहते हैं। ठीक है, इसमें कांग्रेस इलेक्ट हुई थी। ठीक है, उसके ऊपर है। तो कांग्रेस राज किस तरह आया है और किस तरह हम इस नौबत पे पहुंचे कि हमने पॉलिटिकली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जो लोग भी मतलब पहले यूनाइटेड इंडिया के हक में थे उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई अब जो है ये बात यहाँ हो गई है कि हम जो है इकट्ठे नहीं रह सकते, आप हमें सेपरेट ही करें। ठीक है, तो अब ये जो 1937
का जो कांग्रेस राज जो है 1987-1989 का, इसको मैं थोड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। ये कुछ बैकग्राउंड इसके अंदर दिखा हुआ है। तो नवाब वकारुल मुल्क जो है ये प्रेसिडेंट थे आपके मुस्लिम लीग के। तो उस टाइम जब मुस्लिम लीग बनी है तो उस टाइम इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था, मतलब कि सदारती इंतखाब जो इनका होता है खिताब, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि भाई अगर कभी हिंदूज जो हैं ये पावर में आएंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये हमारे साथ जो है ये अपने बदले लेने शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजों के जो कि हमने की भी नहीं है। ठीक है, तो ये जाहिर बात है हमारे ऊपर वो मतलब अग्रेशन करेंगे या ऑपरेशन जो है वो लेके आएंगे। तो ये चीज़ जो है 1937 में इनकी हुकूमत आई है कांग्रेस की, तो उसमें फिर काफ़ी हद तक यहाँ हो गई है। ठीक है, तो ये किस तरह इलेक्ट हुए हैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि 1935 के अंदर ब्रिटिश ने जो है ये एक्ट जो है पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के मुताबिक जो है इलेक्शन होने थे, और जो वहाँ के अपने लोग हैं उनको इन्होंने हुकूमत के अंदर इंक्लूड करना था। मतलब उनका वाइसराय या जो गवर्नर जनरल है वो तो रहना ही था, लेकिन उनके अंडर रह के इन लोगों ने मतलब इंतजामी अमूर को संभालना था। मतलब मेन होल्ड तो ब्रिटिश का ही रहेगा, लेकिन उसके अंडर जो है ये इलेक्टेड पीपल जो है वो काम करेंगे। तो बहरहाल इस एक्ट के तहत जो है 1937 फरवरी मार्च के अंदर जो है इलेक्शन हुए थे, और ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टो जो है कि भाई हम मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी ओप्रेसिव लॉज हैं उनको हम रिमूव करेंगे। ओप्रेसिव लॉज इस तरह के थे वहाँ पे कि आप मतलब ब्रिटिश जिसको मर्जी चाहते थे वो विदाउट एनी ड्यू जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको इंडक्ट कर लेते थे, उसको सजा दे देते थे। ठीक है, जिस तरह इसमें से एक रोलेट एक्ट जो है वो है। ठीक है, तो इन लॉज ये ऑप्रेसिव लॉज थे। ठीक है, क्योंकि वो जिसको मर्जी चाहे उठा के वो मर्जी ला के मारते हैं, तो वो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो इस तरह के एक्ट्स जो हैं, इस तरह के लॉज जो थे जिसमें उनको इस तरह की पावर्स दी गई थी, तो मुस्लिम लीग का कहना था कि हम उनको ख़त्म करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आएंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल, वही बातें जो हर मेरे ख्याल पॉलिटिकल पार्टी करती है। और हम जी प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए होगी और उर्दू लैंग्वेज को हम सपोर्ट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है इनको सेपरेट कर सके कांग्रेस के साथ से। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में भी मुस्लिम लीग मुसलमान लोग थे। उनका जो प्रेसिडेंट था, जो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, वो भी ज़ाहिर बात है मुसलमान थे, तो उसमें भी मुस्लिम्स एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने भी ऐसी ही तकरीबन उनका भी मैनिफेस्टो ऐसा ही था। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टीज का पहले रूल कभी आया ही नहीं था, तो ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि कौन सी पार्टी किसके लिए बेहतर। तो बहरहाल दोनों के तकरीबन मैनिफेस्टो सेम थे, और जो है कांग्रेस जो है उसने ज़ाहिर बात है इसके अंदर फतह हासिल की। और उसकी मेजर रीजंस यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं कि कांग्रेस जो है उन्होंने मटेरियल और मनी रिसोर्सेज जो हैं उसको यूज़ किया बहुत हद तक, क्योंकि वो एक जमात जो है कांग्रेस कब बनी थी कांग्रेस 1985 में, और मुस्लिम लीग जो है ये कब बनी थी? 1906। हाँ जी, 1906 में। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इन्होंने इनका स्ट्रक्चर जो है इनकी वो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश थी। और और अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखें तो क्योंकि हिंदूज जो थे वो ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रॉन्ग थे, तो उनके पास मनी और मटेरियल रिसोर्सेज जो थे हिंदू कैपिटलिस्ट के पास, हिंदू मतलब जागीरदारों के पास वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो और उनके पास इसी तरह प्रोपेगेंडा मशीन्स जो हैं, यानी कि जिससे प्रोपेगेंडा जिसमें आप कर सकते हैं, मतलब कि अपनी बात जिससे आप आगे पहुंचा सकते हैं। जैसे आजकल मीडिया है, उस टाइम मतलब प्रिंट मीडिया होता था, मतलब न्यूज़पेपर या मैगजीन्स जो हैं वो ज़्यादा जो है ये कांग्रेस कंट्रोल करती थी। तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को मतलब अपने साथ मिला लिया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इससे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, और एक आधा पेपर जो है इनके पास सिर्फ था प्रिंट मीडिया का भी। तो मतलब वो उस लिहाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को उस टाइम बता ही नहीं सके वो। ठीक है, तो बहरहाल ये उसके रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के
कि उन्होंने उनको फुल टाइम जो है सीट्स मिली, और उन्होंने मद्रास, यूपी, सीपी, ये जितने भी एरियाज हैं इसके अंदर उनको एब्सोलूट मेजोरिटी थी, मतलब उनकी एब्सोलूट हुकूमत थी। और बाकी कुछ एरियाज के मतलब जहाँ पे मुस्लिम लीग ने कुछ सीटें हासिल की, उसके अंदर उनके पास मतलब एब्सोलूट मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे, मतलब मुस्लिम लीग को बाहर रख के भी हुकूमत बना सकते थे। तो बहरहाल अब ये जो है, अब मुसलमान ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग ये चाहती थी स्पेसिफिकली कि जिस तरह के एरिया जैसे बम्बई है, तो उसमें जहाँ पे अब हमें कुछ सीट्स मिली हैं, हमें कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट बनाया जाए, लेकिन उनका ये कहना था कि भी अगर आपने इसका बनना है तो आप जो है उसको अपनी पार्टी से आप रिजाइन करें और कांग्रेस को ज्वाइन करें, जो भी बंदे जीते हैं आपके, वरना जो है हम उसको नहीं मानते। ठीक है, तो बहरहाल और उन्होंने खैर इसको रहने ही दें। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि उन्होंने वो गवर्नमेंट्स फॉर्म कर ली, और मुस्लिम लीग जो है जहाँ पे उनका भी बनता था उसमें भी उनको उससे बाहर रखा। ठीक है, तो ये कुछ शराइत थी जो भी मैंने आपको बताई भी हैं कुछ, कि जो कि कांग्रेस ने इनको कही मुस्लिम लीग को कि भी आप अपनी जो पार्टी है उसको ख़त्म कर दें, जो आपके बंदे जो इलेक्ट हो गए हैं उनको कहें कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें, और वो मतलब कांग्रेस से आगे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लेंगे, वो मुस्लिम लीग जो है उससे कोई उनका ताल्लुक नहीं होगा। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी जो कि ज़ाहिर बात है बहुत मतलब डिग्रेडिंग थी, तो जो कि ज़ाहिर बात है इन्होंने भी कबूल नहीं की। ठीक है, तो उन्होंने इन द एंड जो है वो हुकूमतें फॉर्म कर ली। ठीक है, और वो 1937 में ये हुकूमत बनी और 39 तक जो है वो रही। तो उसके पेश नज़र जो है बहुत सारे इन्होंने काम ऐसे किए जो कि फर्दर जो है इन्होंने सेपरेटिज्म जो है वो किया है। ठीक है, वंदे मातरम जो है ये एक कह लें कि एक पोइम है। ठीक है, नेशनल एंथम के तौर पे इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसकी कुछ ये दी हुई है, इसकी बैकग्राउंड जो है। ठीक है, ये नावल है एक, अनंत मैथ। तो इसका जो बंगाली राइटर है, ठीक है, बांकिम चटर्जी, तो इसका ये नॉवल था, उसके अंदर से ये जो है इस पोइम को लिया गया था, वंदे मातरम को। लेकिन इसका मसला ये था कि इसके अंदर जो जाहिर बात है हीरो, जिसको एज एन हीरो रिप्रेजेंट किया गया था, वो बंदा जो है वो मतलब के मुस्लिम्स के खिलाफ मतलब के वर्कआउट करता है, और मतलब उनके अगेंस्ट काम करके अपना जो है वो आगे जाता है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ एज ए नेशनल एंथम अगर आप लेंगे, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी मुस्लिम्स की होगी, तो वो मुसलमानों को वो किसी तरह भी कबूल नहीं था। ठीक है, तो वो एक इस तरह की चीज़ थी कि मतलब आप सरेआम जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि मुस्लिम के खिलाफ जा रही हैं। तो ये वंदे मातरम टाइप की चीज़ जो है, ये भी एजिटेशन जो है इसने कॉज की बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह ट्राई कलर फ्लैग जो है, ये भी उसी सेंटिमेंट से रिलेटेड है, मतलब उनके वंदे मातरम वाले से। ठीक है, मतलब वो 3 कलर का फ्लैग जो आप देखते हैं, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया उस कांग्रेस रूल के अंदर। तो दूसरा ये जो वारदा है एजुकेशनल स्कीम है, ठीक है, वो जो हिंदू नेशनलिज्म या हिंदू आइडेंटिटी की मैंने बात की है, तो इन्होंने ये कमेटी बनाई जिसने एजुकेशन का जो सिलेबस था उसको ऐसा कर दिया कि जितने भी उसके अंदर से मुस्लिम के माइंड्स थे, मतलब मुस्लिम सहाबा की कोई बात है या कोई मुसलमानों की कोई बात है या उनके लीडर्स की कोई बात है या उनके स्कॉलर्स की कोई बात है, अलबरूनी की बात है या ख्वारज़मी की बात है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया और उसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो ऐसी डाल दी जो कि स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, मतलब कि इंडियन होने का उनके अंदर एहसास ज़्यादा पैदा करे, या जो नॉन वायलेंस, अहिंसा इसको कहते हैं, नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है, मतलब कि जिहादी स्पिरिट जो है, जो आप अपने आप को मतलब मुस्लिम आइडेंटिटी या जिहादी स्पिरिट जो है उसको उन्होंने कंडोन करने की या कम करने की कोशिश की। तो ये वारदा स्कीम जो है ये इन्होंने फिर इस दौर के अंदर ये हर जगह लगाई, जो कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जैसे मसला था। ठीक है, इसी स्कीम को एक ये जो मतलब इन सूबों के अंदर सीपी और जो है इसके अंदर इसको विद्या मंदिर के नाम से जो है मतलब लॉन्च किया गया। तो इसमें भी यही था कि मतलब उन जगह पे स्कूल बनाए गए
जहाँ पे एक तो मुसलमानों की तादाद कम थी या मुसलमान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और दूसरा जो है लैंग्वेज जो है वो ऐसी रखी गई जो कि मतलब मुसलमानों को आती नहीं थी या वो सीखना नहीं चाहते थे, ठीक है, मतलब कि उसमें उनको चीज़ें गेन नहीं करनी आती थी, ठीक है, मतलब उर्दू को ख़त्म कर दिया गया, मराठी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को लेके आने की कोशिश की गई। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको किया, ठीक है। तो उर्दू लैंग्वेज का, जिस तरह मैंने बात की थी कि 1930s के अंदर भी जो है इसका फ़र्क आया, और मेजर जो है इसके स्क्रिप्ट का मसला था, ठीक है। तो हम कुरानिक स्क्रिप्ट जो है, जिस तरह हम उर्दू लिखते हैं वो कुरानिक स्क्रिप्ट है, और लेकिन वो जो लिखते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर लिखते हैं। तो वो उन्होंने फिर मुतारिफ करवाया, ठीक है, जिसके खिलाफ फिर ज़ाहिर बात है मुसलमानों ने जितने भी हैं बाबा उर्दू, मौलवी अब्दुल हक और बाकी अंजुमन तरक्की उर्दू और इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने फिर वर्कआउट किया। तो खैर जी, ये रिपोर्ट्स जो हैं, ये पीर पुट रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट जो है ये मुस्लिम लीग ने बनाई थी कि ये जितने भी ये काम ऐसे कर रहे हैं जो कि मुस्लिम्स में एजिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मैंने ये आपको कुछ बताए हैं, जिसके अंदर उर्दू लैंग्वेज का इशू है, वारदा स्कीम है, या वंदे मातरम का इशू है, तो उन्होंने वो मतलब वो चीज़ें कंपाइल की इन रिपोर्ट्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज में जो जो कुछ इन्होंने किया उस दौर के अंदर, ठीक है। तो ये 22 दिसंबर को जी 1939 में ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया था, तो इसको एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो मनाया जाता है, और मतलब शुक्र अदा किया अपने कि भाई ये राज जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये मतलब कह लेंगे वो दौर था। भैया वहाँ से बल्कि आपको आइडिया हो जाएगा कि देखें 22 दिसंबर 1939 के अंदर जो है ये मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन किया है, और हमने 23 मार्च मतलब कि ऑलमोस्ट 3 महीने बाद जो है मुस्लिम लीग ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया भाई कि हम जो है हमें अलहदा मुल्क चाहिए, ठीक है जी। ये मेजर कांग्रेस राज की कहानी है। तो ये मैं आपको दे भी दूंगा, आप इसको चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यस सर, ये प्लीज सेंड कर दीजिए। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये शामिल कर सकते हैं ये वारदात स्कीम, और ठीक है। तो ये हमने फैक्टर्स लीडिंग टू मुस्लिम सेपरेटिज्म जो है उसको काफ़ी हद तक डिस्कस किया है। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी ज़ाहिर बात है आ सकते हैं, लेकिन आई थिंक हमने मेजर जो है वो चीज़ें कवर कर ली हैं।